हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर देखना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट अकर्स फ्रॉम जून टू सितंबर। सेकेंड स्टेटमेंट है इट डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। थर्ड स्टेटमेंट है इट गिव्स मैक्सिमम रेनफॉल एज कंपेयर टू अदर मानसून। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इट हैज़ नो ब्रांच। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से देखें और बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है ए। बोले तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी सही है और थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसको हम अराइवल मानसून भी कहते हैं। ये हमें देखने को मिलता है जून टू सितंबर, ठीक है जी। और मैक्सिमम रेनफॉल करवाता है इंडिया रीजन में 75% के आसपास हमें रेनफॉल देखने को मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से। और एज़ कम्पेयर टू अदर मानसून, अब यहाँ पर अदर मानसून में हम कंसिडर कर सकते हैं रिट्रीट मानसून। बट चलिए अभी के लिए हम मानसून समझते हैं कि मानसून होता क्या। देखिए ये है हमारी अर्थ। और यहाँ पर अगर मिड में हम एक लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। और इंडिया कहाँ पर लाई करता है? अगर हम ठीक पैरेलल 23.5 पर एक लाइन ड्रॉ करें नॉर्थ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और ठीक पैरेलल हम नीचे लाइन ड्रॉ करें 23.5 साउथ में, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में हम मकर रेखा कहते हैं। बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए इंडिया कहाँ पर लाई करते हैं, हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव, हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, ठीक है। अब नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें, ITCZ जोन कहाँ बनता है, इक्वेटर पे, ठीक है। अब ITCZ जोन को इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें, सन रेज डायरेक्टली हमारी इक्वेटर पे पड़ रही हैं, ठीक है। तो ITCZ जोन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में हमें बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर सन रेज पड़ रही हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि इंडिया में जून में नॉर्थ वाला जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर बहुत भयंकर वाली गर्मी देखने को मिलती है। तो ITCZ जोन जो है, मतलब सनरेज जो है, वो डायरेक्टली हमें इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में या फिर गंगा प्लेन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैप में आप समझो, ये जो गंगा वाला पार्ट है, गंगा प्लेन वाला पार्ट, यहाँ पे हमें सनरेज डायरेक्टली देखने को मिलती है। अब सनरेज अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है जी। अब अगर हमारी यहाँ सनरेज शिफ्ट हो गई हैं इस जगह पर, ठीक है, तो इक्वेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली टू दिस जोन ठंडा हो जाएगा। और यहाँ क्या है, हमें ये पार्ट गर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली समझें कि अगर गंगा वाले प्लेन में हमें ITCZ जोन देखने को मिल रहा है, मतलब सनरेज देखने को मिल रही है, तो नॉर्थ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हीट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। और अगर हम ये वाला पार्ट देखें, साउथ वाला पार्ट, कंपेरेटिवली टू दिस रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, कम ठंडा होगा, सॉरी ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। और यहाँ तो हमें एक्सट्रीम हीट देखने को मिल रही है तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ टेम्परेचर कम होता है मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ प्रेशर कम होता है, ठीक है, तो इसके बीच में विंड्स फ्लो करती हैं, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स फ्लो करती हैं। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि जब ITCZ जोन इंडिया के नॉर्थ वाली पार्ट में हमें देखने को मिला, मतलब गंगा प्लेन में देखने को मिला, तो विंड्स फ्लो कर रही हैं इस रीज़न से। अब इंडिया के इस वाले रीजन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, अरेबियन सी, और ठीक नीचे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशियन। तो जब विंड्स फ्लो करेंगी तो अपने साथ कुछ ना कुछ मॉइस्चर ले जाएंगी। अब मॉइस्चर ले जाएंगी तो ये कहीं ना कहीं हमें कंडीशन बनती हुई दिख रही है प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन बोले तो रेनफॉल, मॉइस्चर ले जाएंगी। अब मॉइस्चर लेकर जाएंगी, वो डस्ट पार्टिकल से मिल जाएगा, और डस्ट पार्टिकल के साथ मिलने के बाद क्लाउड बन जाएगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगा। अब ये जो विंड्स फ्लो कर रही हैं साउथ टू नॉर्थ, इनको इंडिया ही रीजन में रहने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, यहाँ पर जो माउंटेन रेंज है, मतलब ये पास नहीं होने दे रहा,
ठीक है। तो माउंटेन्स का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अपना एक ऐसे समझ लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब हिमालय की वजह से ये वाला रीजन में एक्सट्रीम एक तो हमें हीट देखने को मिल रही है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ऊपर से जो साउथ से जो विंड चल रही है नॉर्थ की ओर, वो हमारे को पास होती हुई नहीं दिख रही, मतलब यहाँ पर ये एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है हिमालय, ठीक है। अब यहाँ से जो भी मॉइस्चर ये लेकर जाएंगी तो हमें इस वाले पार्ट में ही रेनफॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि विंड तो पास कर ही नहीं रही है हिमालय की वजह से, ठीक है जी। एक तो ये कंडीशन हमें समझनी है। सेकंड कंडीशन हमें क्या समझनी है, जो चाइना वाला पार्ट है, या फिर आप इसको तिब्बतन प्लेटू कंसीडर करो, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ठीक है जी। ये क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू। अब हिमालय के इधर क्या है, तिब्बतन प्लेटू, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो तंदूर जैसा, बहुत गर्म देखने को मिलता है यहाँ पर, तवे जैसा कंसीडर कर सकते हो। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ से एक विंड चलती है, इन विंड्स को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम घूम कर ये वाली जो विंड्स हैं इनको बूस्ट करती हैं, ठीक है, जो विंड्स ऑलरेडी चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, तो यहाँ तो विंड ऑलरेडी चल रही थी, और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इनको हिट कर रही है, मतलब और बूस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन समझ ली, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, कि ये जो आपको रीजन देखने को मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मडागास्कर आइलैंड, ठीक है। मडागास्कर आइलैंड में ऑलरेडी हाई प्रेशर होता है। अब हमने एक कंडीशन समझी थी ज्योग्राफी में, कि विंड्स हमेशा से हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर जहां होगा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर वाली कंडीशन में अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विंड्स ऊपर की ओर उठेंगी, और विंड ऊपर की ओर उठेंगी तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बनती जिसको हम लोग कहें वैक्यूम की कंडीशन बन रही है, तो विंड्स फ्लो करती है, मतलब एक तरह से फिलअप करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है, और ये वाले रीजन में वैसे तो हाई प्रेशर है इसके कंपेरेटिवली, लेकिन इसके कंपेरेटिवली क्या है, लो प्रेशर है, तो विंड्स कैसे फ्लो करेंगी, इस तरह से फ्लो करती हुई दिखेंगी। मतलब ये जो मडागास्कर आइलैंड से हमें विंड देखने को मिल रही है, ये भी क्या करेंगी, बूस्ट करेंगी, ठीक है, इन विंड्स को, जो ऑलरेडी हमारी साउथ से नॉर्थ चल रही थी। तो तीसरी कंडीशन हमने समझी। अब यहां पर एक सोमालिया से विंड चलती है जिनको हम फिंडलेटर जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब ये फिंडलेटर जेट स्ट्रीम भी इनको बूस्ट करती है, ठीक है। अब ये जो विंड्स यहाँ पर ऑलरेडी साउथ से नॉर्थ चल रही थी, और अरेबियन सी और इंडियन ओशियन की वजह से अपने साथ मॉइस्चर लेकर जा रही थी, तो ये विंड को एक बूस्ट मिलेगा। जब बूस्ट मिलेगा तो यहाँ पर हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा जून के मंथ में, जून से लेकर सितंबर के मंथ में। ये मानसून की कंडीशन है हमारे इंडिया में, ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर मेन मेन सी कंडीशन समझी कि इंडिया में मानसून कैसे आता है। एक हमने यहाँ पर समझा कि हाई प्रेशर यहाँ डेवलप हो गया, क्योंकि आईटीसी जेट जोन गंगा प्लेन में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ क्या है, लो प्रेशर हो गया। अब लो प्रेशर यहाँ होगा तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की ओर मूव करेंगी, ठीक है। और विंड जब मूव करेंगी तो जो माउंटेन्स है वो इनको पास नहीं होने देगा, मतलब एक तरह का बैरियर का काम करेगा। और माउंटेन्स के इधर की तरफ तिब्बतन प्लेट्यू से हमारे को एक जेट स्ट्रीम फ्लो होती दिखेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होगा, बहुत लो प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। अब यहाँ से जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पूरा एरिया घूम कर, ठीक है, इस तरह से इस वाले टारगेट को हिट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ से विंड चल रही थी, तो इनको एक बूस्ट मिलेगा। फिर हमने थर्ड कंडीशन समझी, मडागास्कर आइलैंड में ऑलरेडी हाई प्रेशर है, ठीक है, तो यहाँ से विंड चलेंगी, ठीक है, फिर इनको बूस्ट मिलेगा। और इधर से सोमालिया से एक जेट स्ट्रीम चलेगी जिसको हमने क्या कहा, फिंडलेटर जेट स्ट्रीम। तो इसी वजह से हमारे इंडिया में जो मानसून है उसकी वजह से 75% हमारे इंडिया में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, मतलब रेनफॉल देखने को मिलता है। और मानसून जो है वो बेसिकली जब हिट करता है इंडिया वाले पार्ट को, ठीक है। अब यहां पर समझो इंडिया वाले पार्ट को जो हिट कर रहा है, ये इंडिया वाले पार्ट को जब हिट करता है तो यहां हिट करने के बाद कुछ विंड्स इस तरह फ्लो करती हैं, कुछ विंड इधर फ्लो करती हैं, ठीक है। जो विंड इधर फ्लो करती हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अरेबियन सी वाला पार्ट, ठीक है, या फिर आप साउथ वेस्ट मानसून ही इसको कंसीडर करो, ठीक है। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है ये एक तरह से हमें यहाँ पर भी इसकी वजह से विंड देखने को मिल रही है और इधर भी विंड देखने को मिल रही है। अब जो अरेबियन सी वाला पार्ट है ये तो 65% रेनफॉल कराता है ओवरऑल, अगर रेनफॉल की मैं बात करूँ, और बे ऑफ बंगाल की तरफ से हमें 35% रेनफॉल होती हुई दिख,
ठीक है। तो यहाँ पर 35% हमें रेनफॉल होती दिखती है और यहाँ 65%। ठीक है, तो अरेबियन सी की वजह से 3 ब्रांचेस बन जाती हैं, मतलब जो विंड्स हैं वो हमारे इंडिया में 3 जगह से एंटर करती हैं। सबसे पहले विंड्स एंटर करती है मालाबार कोस्ट से। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, इट इज अ कंडीशन विच डेवलप व्हेन मानसून हिट मालाबार कोस्ट। तो हम क्या कहते हैं कि जून के फर्स्ट वीक में जब मालाबार कोस्ट को हिट करता है मानसून, तो हम कहते हैं मानसून आ गया, अराइवल ऑफ मानसून। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ब्रांच बनी। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रांच बनती है तो यहाँ हमें लॉन्ग चेन देखने को मिलती है वेस्टर्न घाट। तो यहाँ वेस्टर्न घाट मतलब यहाँ पर हमें माउंटेन की एक चेन देखने को मिल रही है। तो जो विंड्स हैं वो सिर्फ वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न वाली तरफ ही फ्लो करती रहती है और यहीं पर ही हैवी प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या बन जाता है, शैडो रीजन। अब शैडो रीजन क्या है, मैंने आपको प्रेसिपिटेशन में समझाया, हर टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक करता है, तो प्लीज़ आप एक बार वो सेशंस देख लेना, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड ब्रांच हमें देखने को मिलती है, जब यहाँ पर हमें गैप देखने को मिलता है, ये आप ऐसे समझ लो, जो सेकेंड ब्रांच है थ्रू द वैली ऑफ नर्मदा एंड ताप्ती, या जो मुंबई का नॉर्थ वाला पार्ट है, तो यहाँ से विंड एंटर करती हैं और बहुत कम हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है जो नॉर्थ मुंबई वाला पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड जो ब्रांच बनती है यहाँ पर, जो हमारा सौराष्ट्र रीजन है या फिर आप काठियावाड़ रीजन समझ लो गुजरात का, और यहाँ पर गिर माउंटेन से फ्लो होती हुई पंजाब और हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। और इधर से जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, जो ट्रेंगल होने की वजह से इधर विंड फ्लो हुई, ये यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच बनाएगा मेघालय वाले रीजन में। अब मेघालय में एक रीजन है माइंसराम, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। माइंसराम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है 1200 सेंटीमीटर के आसपास, और इसको वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी फर्स्ट ब्रांच यहाँ पर एंटर करती है तो मेघालय में कुछ हिल्स हैं। ठीक है, अब हिली एरिया, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं, खासी हिल्स, गारो हिल्स। ठीक है जी, गैरो हिल्स, खासी हिल्स, और एक है जयंतिया हिल्स। ठीक है जी, और इनके यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा हमें शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, अब ये जो शिलोंग प्लेट्यू है और ये जो गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स है, ठीक है, विंड जब इनके बीच में फ्लो करती है तो यहाँ पर कैप्चर हो जाती है, इन माउंटेन्स की रेंज में कैप्चर हो जाती है, तो एक फनल शेप ले लेती है विंड। तो यहीं पर प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि विंड्स कैप्चर होगी मतलब फंस गई, तो यहीं हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि माइंसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 1200 सेंटीमीटर के आसपास। और माइंसराम में खैर ड्राउट लाइक कंडीशन भी बनती है, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी के सेशन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक्स पाए जाते हैं और इतना मॉइस्चर हो नहीं पाता, रिटेंशन रेट कम होता है, इस वजह से ड्राउट लाइक कंडीशन भी बनती है। बट हमें यहाँ पर मानसून से रिलेटेड कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आपने अभी तक इंडियन क्लाइमेट वाले मेरे पार्ट नहीं देखें तो उसको अच्छे से देखना, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और जून और सितंबर के मंथ में हमें देखने को मिलता है साउथ वेस्ट मानसून, और जब लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक है, अब देखो लौटता हुआ मानसून है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो ITCZ जोन यहाँ बना था, यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बनी थी, तो ITCZ जोन ओरिजिनल अपने जहाँ पर एग्जैक्टली ओरिजिनल वाली पोजीशन में शिफ्ट हो जाएगा इक्वेटर वाले पार्ट पे। ठीक है, इक्वेटर वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा तो इंडिया तो काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो नॉर्थ का पार्ट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मतलब यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब विंटर में हम देखते हैं ना, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम हमें देखने को मिलता है, और दिल्ली की ठंड तो खैर फेमस है ही, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया, और साउथ वाले पार्ट में क्या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्योंकि ITCZ जोन के नियर अबाउट कौन सा है, साउथ वाला रीजन है। अब विंड्स कैसे फ्लो करेंगी, नॉर्थ से साउथ, तो लौटते हुए मानसून में हमारी जो विंड्स हैं वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती हैं, और एक ऊपर से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती हैं। अब ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है, प्लीज़ एक बार मेरा सेशन जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट मैं आपको ओवरऑल समझा रहा हूँ। ठीक है, एक रिवीजन के तौर पे, तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो हिट करेंगी, ठीक है, नॉर्थ की विंड को, और वो थोड़ा सा उनको बूस्ट करेंगी साउथ की ओर जाने के लिए। जब वो साउथ की ओर जाएंगी तो हमें लौटते हुए मानसून, रिट्रीट मानसून में अक्टूबर के मंथ में उड़ीसा वाले कोस्ट में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, नवंबर में आंध्र प्रदेश वाले जोन में देखने को मिलेगा, और जाते जाते दिसंबर वाले पार्ट में तमिलनाडु में प्रेसिपिटेशन करवाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु में समटाइम्स फ्लड भी आ जाता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्लाइमेट की कंडीशन क्या है। ठीक है, तो ये था इंडिया का मानसून, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, और इंडिया में मानसून किस तरह से आता है। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम दो क्विज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्विज है हमारी,
जस्ट ए सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आपको बताना है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल, बट यहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एल्यूवियल सॉइल जो है वो क्या उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, रेगूर सेल सॉइल ये महाराष्ट्र में, ठीक है जी, इसको ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। उसके बाद लेटराइट सॉइल पंजाब में, और रेड एंड येलो छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है जी। चलिए सेकंड क्विज देख लेते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। रिहान डैम ये हमें क्या सोन रिवर पे देखने को मिलता है, मतलब सोन रिवर पे है रिहान डैम। उसके बाद हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट क्या जॉइंट वेंचर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का। एंड फोर्थ, कोसी रिवर को बिहार का सोरो भी कहा जाता है, बिहार का दुख, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्या चारों सही है, क्या चारों गलत है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक तरह से स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट वन क्या है, जोग्राफिकल फीचर है, और आपको बताना है कि कौन सी कंट्री में है, मतलब डेजर्ट कौन सी कंट्री में, जैसे ग्रेट विक्टोरिया कौन से आपको कंट्री में देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रैंड कैन्योन ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए। ग्रैंड कैनोन, उसके बाद लेक विनीपेग एंड साउथर्न एल्प्स। ठीक है, तो ये आपने चारों को बताइए कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब करेक्टली मैच बताइए लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड का। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका आंसर दिया होगा। इसका सही आंसर है ग्रेट विक्टोरिया हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद ग्रेट कैन्योन यूएसए में, ठीक है जी। लेक विनीपेग ये हमें कनाडा में देखने को मिलेगा, और साउथर्न एल्प्स हमें देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद कनाडा वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा विनीपेग। ठीक है जी, उसके बाद न्यूजीलैंड में एल्प्स की एक रेंज है। ठीक है, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में हमें देखने को मिलेगा ग्रैंड कैन्यन। चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ग्रैंड कैन्यन क्या है, डेजर्ट है, माउंटेन है, क्या है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही फेमस है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ड्रॉन जिग जैग टू अवॉइड लैंड मास। सेकेंड है, इंटरनेशनल डाटा लाइन इज 180 डिग्री वेस्ट एज वेल एज 180 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। एंड थर्ड है, अ शिप सेलिंग वेस्टवर्ड फ्रॉम ग्रीनविच व्हेन क्रॉसिंग इंटरनेशनल डाटा लाइन वुड पुट बैक द डेट बाय अ डे। ठीक है जी, तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए होपफुली अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखिए इंटरनेशनल जो डाटा लाइन है, ये लैंड मास को अवॉइड करते हुए एक जिग जैग ड्रॉ करी गई थी। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है, और बिल्कुल मिड में यहाँ पर आपको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम देखने को मिलेगी, एक जिग जैग लाइन है। ठीक है, और ये एक तरह से मैंने आपको समझाया भी था ज्योग्राफी का, काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और इधर आपको देखने को मिलेगा 180 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री 180 डिग्री ईस्ट, क्योंकि मिड में है तो सेकंड भी बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी। ठीक है, और ये तो हम लोग खैर जानते ही हैं कि इंडिया में अगर मान के चलो कि अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया कहाँ पर लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पर इंडिया लाई करता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ अगर 0 डिग्री है तो अगर हम यहाँ के कंपेरेटिवली देखें, इंडिया हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये खैर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन की सीरीज थी उसमें भी आपको मैंने अच्छे से समझाया था, तो यहाँ हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए अब इंडिया हमें कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर। अब हमने बचपन में सर्कल में डी रख के या फिर कंपास से एंगल को मेज़र किया होगा, तो इंडिया हमें एक तरह का क्वाड्रिलेटरल शेप में देखने को मिलता है। यहाँ एंगल कुछ होगा, यहाँ एंगल कुछ होगा, वेस्ट में जो गुजरात वाला पार्ट है, और साउथ में एंगल कुछ होगा जो कन्याकुमारी वाला पार्ट है। ठीक है, और जो हमारा ईस्ट का जो पार्ट है की बिथू और अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ हमें एंगल कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एंगल लिया था,
97 या 98 डिग्री ले लो आप, ठीक है। और यहाँ हमने लिया था 68 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 30 डिग्री का फ़र्क आ रहा था, और स्टैंडर्ड क्या है कि अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अब 1 डिग्री मूव कर रहे हैं, 4 मिनट का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ क्या है 0 डिग्री, और यहाँ क्या है 180 डिग्री, ठीक है। तो मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा, या ऐसे समझ लो कि यहाँ पर एग्जैक्टली इधर 12 घंटे हैं और इधर 12 घंटे हैं, ठीक है। तो अगर एक शिप सेलिंग है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ग्रीनविच मेरिडियन टाइम को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो क्या उसको डे का फर्क देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो 12 घंटे का फर्क अगर इधर है और 12 घंटे का ही फर्क हमें इधर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर डे का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। चलिए, मैं इंडिया का आपको पॉइंट समझा रहा था। ये एक स्टैंडर्ड है कि अगर हम 1 डिग्री मूव करते हैं तो 4 मिनट का हमें फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड हमने किस तरह से कैलकुलेट करा है? देखो, एक सर्कल कितने का होता है हमारा? 360 डिग्री का, ठीक है, ठीक है जी। और अगर हम इसके अकॉर्डिंगली निकालें तो हमारे एक स्टैंडर्ड निकल कर आ जाएगा। इसको अगर डिवाइड कर दो 4 से, क्या आएगा यहाँ पर? 360 को 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 180 डिग्री हमने इधर ले लिया, 180 डिग्री हमने इधर ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? अगर मैं यहाँ गलत ना हूँ, नहीं 90 आएगा, सॉरी मेरा मैथ बाकी वीक है, ठीक है जी। तो 460 को अगर हम 1 डिग्री लेकर चलें तो क्या आएगा? चलिए ऐसे समझिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ पर 98 डिग्री और 68 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ क्या है 30 डिग्री का हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। अब कोई पर्सन इंडिया के इस वाले पार्ट में है जो अरुणाचल प्रदेश का लास्ट बॉर्डर है कीबिथू, ठीक है। और यहाँ समझ लो कि जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात का, यहाँ पर वेस्टर्न वाला पार्ट कोई यहाँ पर है, क्या उसको यहाँ अरुणाचल प्रदेश में कोई उसका रिलेटिव रहता है तो उसका टाइम डिफरेंस देखने को मिल रहा है? या ऐसे समझ लो, अगर आप दिल्ली से मूव कर रहे हो चंडीगढ़ की ओर, यहाँ कुछ टाइम हो रहा होगा और यहाँ कुछ टाइम होगा, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता, क्योंकि इंडिया में क्या है, एक ही टाइम जोन है, ठीक है। इंडिया ने इस सब का एवरेज ले लिया, ठीक है। अगर हम खैर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकल जाएगा हमारा 53 के आसपास, ठीक है। अगर हम चारों एंगल का एवरेज लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 37 और 8 डिग्री है, ठीक है। नॉर्थ वाला जो एंगल है, ईस्ट वाला एंगल है 98 और 60 डिग्री, तो एवरेज निकालेंगे हमारा 53 54 निकलाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पर समझना है कि हमने एक सभी चीज़ों को मेज़र करते हुए इंडिया में एक एवरेज लिया, जो अभी के लिए कहाँ पर है, इलाहाबाद का जो ये आपका नाइनी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर लाई करता है 82.5 डिग्री, ठीक है। अब 82.5 डिग्री अगर हम 0 डिग्री से देखें कि कितनी आगे है, तो बस ये वाली जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो पुट कर दो। 1 डिग्री में कितने का फ़र्क था? 4 मिनट का। अब 82.5 डिग्री को अगर आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 330 मिनट, ठीक है। तो इंडिया कितनी आगे है? 5.5 घंटे, ठीक है। 330 मिनट अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आवर 30 मिनट हो जाएगा ना। तो इंडिया 5 आवर 30 मिनट प्लस आगे है, ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। अगर यहाँ समझो इधर क्या है नॉर्थ अमेरिका, इधर क्या है साउथ अमेरिका, अगर कोई यहाँ पर्सन होगा और कोई हमारे इंडिया में होगा तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक शो आता है WWE, ठीक है, रेसलिंग का, और ये शो अमेरिका में आता है मंडे नाइट, ठीक है। और हमारे इंडिया में कब ये विजिबल होता है, मतलब कब देखने को मिलता है हमें? ट्यूसडे मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसी से आप इमेजिन करो कि टाइम का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है ज्योग्राफी में, तो अगर आप सेशन को देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल नीनो अफेक्ट ऑन इंडियन मानसून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एल नीनो का जो अफेक्ट है वो हमारे इंडिया के मानसून में किस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन समझो। देखिए, एल नीनो क्या है, नॉर्मल ईयर में कुछ नॉर्मल ईयर होते हैं और एक एल नीनो होते हैं, और एल नीनो का कंसेप्ट दिया था वालकर ने, ठीक है। ये एक जोग्राफर थे, इन्होंने एल नीनो का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम ईयर की बात करें, अभी एल नीनो ईयर नहीं आया, तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हाई प्रेशर पेरू वाली रीजन में, ठीक है। पेरू वाले रीजन में क्या देखने को मिलता है? हाई प्रेशर, बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर होता है। और ये जो डार्विन पोर्ट है ये है आपका है ऑस्ट्रेलिया, ये ऐसे समझ लो जो पैसिफिक का वेस्टर्न वाला पार्ट है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो पैसिफिक का ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ पर हमें
हाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो विंड कैसे फ्लो होंगी, ऑब्वियसली कैसे फ्लो होंगी, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अभी हमने समझा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कि विंड्स कैसे फ्लो करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर ह्यूमिड हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर विंड ऊपर की ओर उठेंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर रेनफॉल की कंडीशन बनेगी, काफ़ी हाई थंडरस्टॉर्म हमें देखने को मिलेगा। अब लो प्रेशर में हमने एक कंडीशन समझ में आ गई कि रेनफॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और हाई प्रेशर में क्या कंडीशन हो जाएगी, ड्राउट लाइक कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर मान के चलो नॉर्मल ईयर में जब एल नीनो नहीं आया तो ये जो एक साइकिल चल रही है, हाई प्रेशर इस तरह से विंड जब फ्लो करती हुई इधर पहुंचेंगी, अब यहाँ लो प्रेशर पे विंड असेंड करेंगी मतलब ये एक 3D डायमेंशनल डायग्राम बनाना मुश्किल है। यहाँ पर समझो विंड यहीं से ऊपर उठ रही है एग्जैक्टली, ठीक है, ऊपर नहीं जा रही, यहीं से ऊपर उठ रही है। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगी, ट्रोपोपॉज तक जाएंगी, फिर ये विंड इस तरह इधर मूव करेंगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर आकर डिसेंड करेंगी। तो ये एक साइकिल जो हमें देखने को मिल रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाल्कर सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करेंगी तो यहाँ कुछ पानी भी ले जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पानी लेकर जाएंगी, और ये पैसिफिक ओशियन में अगर हम बात करें या फिर कहीं पर भी हम बात करें, अगर हम पानी के नीचे जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर हमारा शिफ्ट होगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब कोल्ड वाटर जब ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवेलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, अपवेलिंग। ठीक है, और यहाँ पहले ही कोल्ड वाटर था क्योंकि हाई प्रेशर है, कोल्ड वाटर पहले ही था, और ऊपर से नीचे से और कोल्ड वाटर ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिल कर रहा है, ये जो स्पेस खाली हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो विंड साथ में अपने मॉइस्चर या वाटर लेकर जा रही है लो प्रेशर की ओर, तो यहाँ क्या बन जाएगी, अपवेलिंग कंडीशन में फिशिंग जोन बन जाएगा, मतलब एक्सट्रीम एक रिच न्यूट्रिएंट या रिच ऑक्सीजन कोल्ड वाटर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें फिशिंग जोन बनता हुआ देखेगा। तो ड्राउट लाइक कंडीशन में जो पेरू, ब्राजील, इक्वाडोर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक फिशिंग जोन बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारी कंडीशन क्या हो गई, बिल्कुल रिवर्स हो गई। ठीक है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन तो स्टेटमेंट आपको बताई नहीं। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। द सरफेस टेम्परेचर गोज अप द साउथर्न पैसिफिक ओशियन, देयर इज अ डेफिशिएंट रेनफॉल इन इंडिया। सेकेंड है द वार्कर सर्कुलेशन शिफ्ट ईस्टवर्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिड्यूस मानसून रेनफॉल इन इंडिया। क्या एल नीनो इफेक्ट से हमारे इंडिया में जो मानसून है उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ये कंडीशन हम समझेंगे। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, हाफ में समझा चुका हूँ, थोड़ा सा पार्ट रह गया, उसके बाद आप डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए हमने समझा वार्कर सर्कुलेशन। वार्कर सर्कुलेशन में हमने नॉर्मल ईयर की कंडीशन समझ ली कि विंड हमारी पेरू वाले पार्ट से डार्विन जो पोर्ट है यहाँ पर फ्लो होती हुई हमें दिखती है। ठीक है, अब समझ लो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज हुआ तो यहाँ पर एल नीनो की कंडीशन बनी। अब एल नीनो की जब कंडीशन बनेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली लो प्रेशर हो जाएगा। तो विंड्स कैसे फ्लो करेंगी, इधर से इधर फ्लो करेंगी। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब पेरू वाले पार्ट में पहले क्या बन रही थी, हाई प्रेशर की वजह से ड्राउट लाइक कंडीशन, तो यहाँ बन जाएगी अब ड्राउट लाइक कंडीशन। और यहाँ क्या बन जाएगी, ह्यूमिड वाला कंडीशन। ह्यूमिड वाली कंडीशन में क्या है, प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ क्या है, लो प्रेशर है। ठीक है, तो अब हाई प्रेशर यहाँ जब बनेगा, और इंडिया वाले पार्ट में ये किस तरह से इफेक्ट करेगा एल नीनो, देखो पहले यहाँ क्या था, लो प्रेशर था। ठीक है, अब यहाँ क्या था, लो प्रेशर था, और यहाँ पे एक एरिया है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, इस एरिया को मैस्केरेन आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर है मैस्केरेन आइलैंड। ठीक है, अब ये मैस्केरेन आइलैंड में हाई प्रेशर है, काफ़ी हाई प्रेशर है। ठीक है, और यहाँ पर पहले नॉर्मल ईयर में की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लो प्रेशर होगा नॉर्मल ईयर में, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में, और यहाँ हाई प्रेशर हमने अभी डिस्कस किया था वाल्किर कंडीशन में। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड मूव करेंगी, और यहाँ अगर जब विंड असेंड करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, फिर यहाँ पर विंड इस तरह हमें मूव करती हुई दिखेंगी, और जब विंड यहाँ से डिसेंड करेंगी ना, तो डिसेंड करते हुए यहाँ पर एक बहुत तेज, मतलब ऐसे समझ लो ज़्यादा हाई प्रेशर जोन बन जाएगा। अब ज़्यादा हाई प्रेशर जोन बनेगा तो हाई प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से विंड बहुत तेज़ी से मूव करेंगी इंडिया वाले पार्ट में, ये इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया वाले पार्ट में बहुत तेज़ी से हिट करेंगी, तो एक कंडीशन ये भी हमें बनेगी नॉर्मल ईयर में कि जो विंड्स हैं हमारी इंडिया में
यहाँ पर बूस्ट कर रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये तिब्बतन ईस्टर्न जेट स्ट्रीम है और यहाँ पर पहले ही साउथ में कंडीशन बनी हुई है, हाई टू लो मूव कर रहा है, ठीक है। एक कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि सोमालिया से जेट स्ट्रीम आ रही है, एक जो मैकागैट्सर से विंड आ रही थी, या मेरेन मैस्करेन आइलैंड से जो विंड आएंगी, ठीक है, यही कंडीशन समझो, ठीक है। अब यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ क्या बन गया, हाई प्रेशर बन गया, और यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। अब यहाँ हाई प्रेशर बन गया और यहाँ लो प्रेशर बन गया। क्या ये हमें साइकिल देखने को मिलेगा जो पहले देखने को मिल रहा था? नहीं देखने को मिलेगा। ये इनके बीच में जो रिलेशनशिप पहले बन रहा था वो टूट जाएगा, ठीक है, एल नीनो ईयर में। और ये जो रिलेशनशिप टूटेगा इसी वजह से, जो हमारे इंडिया में मानसून हिट कर रहा था तेजी से, मतलब इन विंड से हमें एक तरह से बूस्ट मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो ये विंड पहले फ्लो कर रही थी इंडिया की तरफ बहुत तेजी से, और यहाँ ऑलरेडी जो विंड्स थी उनको तेजी से इंडिया की तरफ फ्लो करवा रही थी, तो वो नहीं करवाएंगी, तो ये रिलेशनशिप टूटा और ये एक तरह से कंडीशन ही बिगड़ गई। तो इंडिया का मानसून आएगा तो सही, लेकिन पहले जैसा नहीं आएगा। तो एल नीनो ईयर में हमेशा से इंडिया का मानसून वीक हो जाता है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। देखिए, सरफेस टेम्परेचर गोज अप साउथ पैसिफिक ओशियन, और हमें क्या देखने को मिलेगा, रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलेगा एल नीनो में, ठीक है। वार्का सर्कुलेशन जब शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्स कंडीशन होगा, तो इंडिया में मानसून क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब रेनफॉल की कंडीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और वैसे मैंने इसको कल ही डिस्कस किया है और आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, आपको वेस्ट टू ईस्ट ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज बतानी है, लोहित, दिबांग, सुबहानसरी एंड तीस्ता, ठीक है जी। देखिए, ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। तिब्बत में इसको हम लोग क्या कहते हैं, यारलुंग तसांगपो, ठीक है जी। चाइना में इसको क्या कहते हैं, तुसांगपो, ठीक है। ये अलग अलग नाम है, इसकी याद रखना। तिब्बत में इसको कहते हैं यारलुंग तुसांगपो, और चाइना में इसको कहते हैं तुसांगपो। तुसांगपो का मतलब होता है द प्यूरीफायर, ठीक है जी। और इंडिया में हम लोग इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जब इंडिया में एंटर करती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं हम इसको। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है, तो बांग्लादेश में हम इसको क्या कहते हैं, जमुना, ठीक है। तो ये इसके नेम है जो आपको याद रखने हैं। बट अभी हम समझते हैं इसका ओरिजिन कहाँ पर होता है। मैं आपको बताऊंगा अभी इसकी ये ट्रिब्यूटरीज रिवर क्या है, इसका सही आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर हम क्रोनोलॉजी में लगाएं, कोड्स को यूज़ करते हुए, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा। बट पहले हम कंडीशन समझ लेते हैं। ओरिजिन क्या होता है, कहाँ से होता है इसका, चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर से। चिमांग यांगडुंग ग्लेशियर ये कहाँ पर है, कैलाश मानसरोवर, ठीक है जी, कैलाश मानसरोवर। और ये हमें तिब्बत में इसका नाम क्या देखने को मिलता है, यारलुंग तुसांग। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ था रिसेंटली, तिब्बत में इसकी ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है, बहुत इजी है, याद रखना, रेंगो तोसांग, ठीक है। तो इजी है, तोसांग तो वैसे ही इसको कहा जाता है, यहाँ पर रेंगो ही वर्ड हमें लगाना है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में आपको क्यों करवाता हूँ, इसके पीछे रीज़न होता है कि आपको याद हो जाए, ठीक है, आपको कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना ना पड़े, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, हमारे इंडिया में नमछा बारवा पास से ये एंटर करती है, नमछा बारवा पास से ये यू टर्न करती है, यू टर्न करने के बाद इंडिया के जो अरुणाचल प्रदेश में सियांग और दियांग डिस्ट्रिक्ट है, सादिया टाउन में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सादिया टाउन में, वहाँ से एंटर करती है, ठीक है। और एंटर करने के बाद ये अपनी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, दिबांग, ये ध्यान से सुनना, दिबांग। और दिबांग का एक और नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में इसको सिकांग भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिबांग का ही एक नाम है सिकांग, SIKNG, सिकांग, ठीक है जी। दिबांग प्लस लोहित और प्लस यहाँ पर तुसांगपू जब मिलती हैं, तो इंडिया में, मतलब ये अपनी दो ट्रिब्यूटरी से मिलती है, तुसांगपू, लोहित और दिबांग से, तब जाकर बनती है ब्रह्मपुत्र, ठीक है जी, तब जाकर क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब एंटर करती है बांग्लादेश में, कहाँ से, ये भी याद रखना, डोबरी। वैसे हम ब्रह्मपुत्र का जब कवर करेंगे, ठीक है, सेशन, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, इसका सही आंसर है तीस्ता, यहाँ पर देखिए, तीस्ता, सुबहानसरी, तीस्ता, सुबहानसरी, देन लोहित, फिर दिबांग,
ठीक है, मैप में देखिए, मैप में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली तिब्बत जो रिवर है, ओ सॉरी, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है जो तिब्बत से चली है, उसका ओरिजिन साउथ से हमें कंडीशन बननी थी वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट की कंडीशन में सबसे पहली रिवर कौन सी आएगी, देखिए सुबहानसरी है, ये लोहित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए तीस्ता है, यहाँ आपको एग्जैक्टली याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। यही हमने डिस्कस किया ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो होपफुली आज हमने जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करें और जो 2 क्विज मैंने आप लोगों से पूछा था, वो आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, एंड ये जो पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी हमने एक क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा कि ये 1 डे का हमें फ़र्क क्यों देखने को मिलता है, ये मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया और काफ़ी लेंथी सेशन बन जाता हमारा, 20 to 25 मिनट और एक्सटेंड हो जाता। डेट्स वाई मैंने उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा। तो आप ज्योग्राफी की जो ऑलरेडी मेरे सेशंस अपलोडेड हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।